अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आवाज़ आ रही है? यस सर, वालेकुम सलाम। जी सर, आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है। वालेकुम सलाम सर। कि आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 8, स्केजुलिंग रिसोर्सेज एंड कॉस्ट। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किए थे चैप्टर्स की नेटवर्किंग कैसे करते हैं, जब हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद नेटवर्किंग करते हैं। फिर उसमें हमने एस्टिमेट की थी कि अगर हम बैकवर्ड और अपवर्ड जो है वो एस्टिमेटिंग करते हुए कितना टाइम लगता है। ठीक है, आज हमने देखना है कि टोटल अगर हम एक प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेशन करना चाहें तो उसमें जब तक हम टाइम फेज बजट नहीं बनाएंगे और रिसोर्स फेज बजट नहीं बनाएंगे तब तक हम टोटल एस्टिमेशन नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग में फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि किस तरह से एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें कितना टाइम लग रहा है। अब हम इसमें अगर रिसोर्सेज भी ऐड कर दें कि फॉर एग्जांपल ए एक्टिविटी है, उस पर कितने रिसोर्सेज लगने हैं, किस तरह के रिसोर्सेज लगने हैं, और फिर एक रिसोर्स की कॉस्ट क्या है, यानी कि पर डे या पर वीक अगर हमने एक रिसोर्स को फॉर एग्जांपल रेंट पे आपने कोई चीज़ लेके आनी है या एक मजदूर ने वहाँ पे काम करना है तो उसकी वेज क्या होगी। तो इस तरह से हम टोटल जो है वो कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हैं आज के चैप्टर के। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टाइम कंस्ट्रेंट एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट स्केजुअल्स। अब जो हम स्केजुअल करते हैं बाज़ जगह पे हम जो हमारे पास टाइम जो है वो कम होता है या टाइम फिक्स होता है, उससे आगे हम जा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जिस तरह आप लोग भी देखते हैं हमारी गवर्नमेंट्स भी जिस तरह के भी प्रोजेक्ट्स करती हैं पहले से अनाउंस कर देते हैं जी फलानी चीज़ जो है वो फलान डेट को हम जो है वो उसका अफ्ताह करेंगे या उसको लॉन्च करेंगे। इसी तरह से अगर आप कंपनीज देखते हैं तो एप्पल अपने डिफरेंट जो फ़ोन्स की उसमें लेके आता है डिफरेंट फ़ोन्स, ठीक है, तो उसमें वो पहले से अनाउंस कर देता है जी हमारा आईफोन जो है वो 8 या आईफोन प्लस जो है वो फलानी डेट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइम कॉन्स्टेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिसोर्स कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, या एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टी प्रोजेक्ट्स कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो फिर रिसोर्सेज भी वहाँ पे जो है वो डिवाइड हो जाते हैं या रिसोर्सेज को आपको मूव करना पड़ता है। तो क्या फ़र्क है उसमें, और किस तरह से रिसोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो है उनको कैसे स्केड्यूल किया जाता है, और जो टाइम कंस्ट्रेंट स्केड्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स। फिर डिफरेंट रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको मटेरियल चाहिए, मटेरियल फिक्स है, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से कहीं पे जो लोग काम करते हैं वो फिक्स है एक डिपार्टमेंट में, उससे ज़्यादा आप लोगों को लगा नहीं सकते। ठीक है, इस तरह डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स की। तो वो कौन से हो सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ द स्मूथिंग अप्रोच इज़ यूज्ड ऑन टाइम कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट्स। फिर अगर जिस तरह मैंने बात की कि टाइम कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज को आपने कैसे जो है वो मैनेज करना है कि जो टाइमली, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट हो गया ना, तो वहाँ पे उस तरह के प्रोजेक्ट को आप कैसे टाइमली कंप्लीट करके डिलीवर कर सकें। डिस्क्राइब हाउ लेवलिंग अप्रोच इज़ यूज्ड फॉर रिसोर्स कंस्ट्रेंट। सर ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं सर, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब लिमिटेड टाइम हो जिसमें मतलब आपने लिमिटेड रिसोर्सेज हो, फिक्स कर दिया ना वहाँ पे कांस्टेंट, मतलब वो जिसमें चीज आपने प्रोजेक्ट को टैक्स कंप्लीट आज, करना है। हाँ अच्छा, फिक्स कर दिया। जी सर, ठीक ठीक। लिमिटेड भी कह सकते हैं कि हमारे पास वो चीज़ जो है वो स्कार्स है या लिमिटेड नंबर में है, या हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्रिएट्स। अब देखें कुछ जो प्रोजेक्ट्स कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं
उनमें चेंजेस करना आसान होता है। आपने सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें पुट की हुई है, तो एक जगह पे चेंज आ रहा है तो आप वो चेंज जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो सारी चीज़ों को उस हिसाब से चेंज कर देगा। तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो फिर ऐसी स्केड्यूल्स को बड़ा उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ऐसी स्केड्यूलिंग को मैनेज करना या ऐसे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना जो टाइम कॉन्स्ट्रेंट है या रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट है। अंडरस्टैंड व्हेन एंड व्हाई स्प्लिटिंग टास्क शुड बी अवॉइडेड। फिर उसके बाद टास्क को स्प्लिट किया जाता है, वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एक प्रोजेक्ट है और वहाँ पे आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो एक टास्क आपने शुरू किया हुआ है लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट कोई क्रिटिकल एक्टिविटी के ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पे हम उस टास्क को स्प्लिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी हाफ हम कर लेते हैं, हाफ को छोड़ देते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है या जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर हम रिसोर्स शिफ्ट कर देते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, ये स्प्लिटिंग जो एक टेक्निक है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आइडेंटिफाई जनरल गाइडलाइंस फॉर असाइनिंग पीपल टू स्पेसिफिक टास्क। फिर टाइम कॉन्स्ट्रेंट बजट में या जहाँ पे हमारे पास रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप लोगों को कैसे, क्योंकि रिसोर्सेज है ना पीपल, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप असाइन करते हैं। आइडेंटिफाई कॉमन प्रॉब्लम्स विद मल्टी प्रोजेक्ट रिसोर्स स्केजुलिंग। अगर मल्टी प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो एक थोड़े हैं तो आपने शिफ्ट करना है उसको, तो उसको कैसे आपने मैनेज करना है। एक्सप्लेन व्हाई अ टाइम फेज बजट बेसलाइन इज नीडेड, क्रिएट अ टाइम फेज प्रोजेक्ट बजट बेसलाइन। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम देख जी लेंगे सर। किस तरह से होती है। सर ये जब लिमिटेड होते हैं सर, जैसे आपने अभी कहा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, फिर शिफ्ट करने होते हैं, डिफरेंट मतलब टास्क आ जाते हैं, तो सर फिर ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता होगा मतलब टास्क को शिफ्ट करते हुए? मतलब देखिए ना, हाँ, एक बंदे को मतलब आपने, जी सर, यही चीज़ तो है, मतलब ये इस चीज़ को तो मैनेज कॉम्प्लिकेटेड करना, और यही तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना। यही चीज़ है ना कि आपके पास बाज़ दफ़ा पे रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हो जाते हैं, बाज़ जगह पे टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हो जाते हैं, उसको मैनेज कैसे करना है आपने। फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज करती है चीज़ों को। जिस तरह अगर वो मल्टी प्रोजेक्ट्स कर रही है तो उसमें देखेगी कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो, जिस तरह हमने देखा था कि जी ऑपरेशनल सर। प्रोजेक्ट्स होते हैं, मस्ट डू प्रोजेक्ट्स होते हैं या स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो पहले तो वो ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगी कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा है या ऐसा प्रोजेक्ट कौन सा है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ अलाइन है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन है। फिर उसमें देखा मतलब जाएगा। उनको फिर हाँ मैनेज करना, शिफ्ट करना, फिर उनको मतलब हर रिस्क को देखना, हाँ जी, मतलब फिर आपने हर डिपार्टमेंट को भी देखना है वो मतलब ये सब कुछ जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है, जिसमें जी। उसने मैनेज करना होता है हर एक चीज को। हाँ, तो इसमें देखिए ना, पहले हमने जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ा, फिर उसमें डिफरेंट चैप्टर से आगे मजीद कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। अब एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई कोई प्रोजेक्ट, ये हकीकत है प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, फिर मल्टी प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है आपने। अच्छा, द रिसोर्स प्रॉब्लम। अब रिसोर्स प्रॉब्लम क्या हो सकता है या रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट क्यों हो सकते हैं प्रोजेक्ट। रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज। प्रोजेक्ट नेटवर्क टाइम्स आर नॉट अ स्केड्यूल अंटिल रिसोर्सेज हैव बीन असाइंड। पहले हमने नेटवर्क पढ़ा था ना प्रोजेक्ट, जिसमें हम एक्टिविटीज़ की नेटवर्किंग करते थे, उसमें मर्ज एक्टिविटीज़ थी, ब्रस्ट एक्टिविटीज़ थी। जब तक आप रिसोर्सेज नहीं असाइन करेंगे तब तक आप प्रोजेक्ट का प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बना सकते या प्रोजेक्ट की जो टोटल बजट एस्टिमेशन है वो नहीं कर सकते। आपने टाइम तो हमने देख लिया था जी, एक एक्टिविटी को 5 दिन लग रहे हैं, एक तो 15 डेज लग रहे हैं, लेकिन जब तक रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करेंगे कि एक एक्टिविटी पे कितने रिसोर्सेज चाहिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, तो तब तक हम जो है वो प्रोजेक्ट का जो बजट एस्टिमेशन है या बेसलाइन बजट है वो नहीं बना सकते। The implicit assumption is that resources will be available in the required amounts when needed. तो ये हमने देखना है कि रिसोर्सेज कौन से चाहिए और वो अवेलेबल होंगे जब हमें चाहिए। Adding new projects require making realistic judgments of resource availability and project durations. तो फिर हमारे पास एक रियलिस्टिक एस्टिमेशन होनी चाहिए कि एक एक्टिविटी के अंदर कितने रिसोर्सेज चाहिए, आया कि वो टाइमली अवेलेबल होंगे कि नहीं। अगर हम मल्टी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें बाज़ दफ़ा इस तरह से हो जाता है कि मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए बी सी डी चल रहे हैं, तो
उसमें अगर रिसोर्स जब टाइमली अवेलेबल नहीं होंगे तो एक्टिविटी डिले हो जाएगी, और अगर वो एक्टिविटी ज़्यादा डिले हो जाती है या वो क्रिटिकल एक्टिविटी है तो उससे प्रोजेक्ट सारा ही डिले हो सकता है। तो इसमें उनकी अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट एस्टिमेट इसी तरह से, जिस तरह रिसोर्सेज की बात है इस तरह कॉस्ट की भी बात है। कॉस्ट एस्टिमेट्स आर नॉट अ बजट, ठीक है, तब तक आप बजट नहीं बना सकते उसका अंटिल दे हैव बीन टाइम फेस्ड। तो इसी तरह से अगर आप टाइम एलोकेट नहीं करेंगे तो तब तक कॉस्ट आपके पास है, आपने निकाली हुई है। जिस तरह हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने कॉस्ट निकाल ली। जिस तरह हम कह रहे थे कि अगर हम 1 स्क्वायर फुट बनाते हैं तो उसमें इतनी कॉस्ट आती है, और हम 200 स्क्वायर फीट का कोई रूम बना रहे हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। अगर हमने उसको टाइम एलोकेट नहीं किया तो तब तक हम जो है वो एक्यूरेट या एक अच्छा बेसलाइन बजट नहीं बना सकते। तो दोनों इसमें दो चीज़ें हैं, रिसोर्स और टाइम। अगर नेटवर्क की बात करें जिसमें हम टाइम एलोकेट कर रहे होते हैं, अगर उसमें रिसोर्सेज नहीं आएंगे तो हम बजट बेसलाइन बजट नहीं बना सकते। इस तरह अगर हमने कॉस्ट एस्टिमेशन की है बट वो टाइम फेस्ड बजट नहीं है, उसमें टाइम हमने ऐड नहीं किया या एलोकेट नहीं किया, तो तब तक भी वो एक अच्छा बजट हम बेसलाइन बजट जो है वो उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ आइए? जी सर। Yes, sir. उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ द रिसोर्स scheduling प्रॉब्लम। आफ्टर स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज वर असाइन्ड टू प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट मैनेजर लिस्टेड द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट स्टिल नीड टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, उसमें व्हाट the assigned labor and our equipment be adequate are available on time। तो अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं कि एक एक्टिविटी के लिए कितना स्टाफ रिक्वायर्ड है, कितना मैनेजमेंट का स्टाफ होगा, लेबर कितनी है, तो उसमें फिर उसकी अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है और उसकी नंबर जितने हमें रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल कितनी लेबर रिक्वायर्ड है, कितना इक्विपमेंट चाहिए। तो अगर जब तक ये चीज़ें श्योर नहीं की गई तब तक जो है वो आप जो है एक बेस लाइन एस्टिमेशन जो है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। विल आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स हैव टू बी यूज्ड। फिर उसमें आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स कौन से हैं? अब पास दफ़ा पे कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से जो है वो डिले आ जाता है, आपने उसको नहीं देखा, आपने स्टाफ भी एलोकेट कर दिया, रिसोर्सेज भी असाइन कर दिए, लेकिन वो हम थर्ड पार्टी से एक्वायर कर रहे हैं कोई चीज़, तो वहाँ पे अगर डिले आ जाता है या वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत सारी चीज़ों पे जगहों पे एंगेज है किसी और ऑर्गेनाइजेशन सर के। हाँ, सर जी प्लीज स्टूडेंट को ऐड कर दें। क्या कह रहे हैं? रिक्वेस्ट आई हुई है सर, एक्सेप्ट कर लें। नहीं, मैं सबको साथ साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ओके सर। कोई भी नहीं है वेटिंग में, मैंने सबको एक्सेप्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह एग्जांपल है जी, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स डिफरेंट जगहों पे एंगेज होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर ने डिलीवरी देनी है हमें मटेरियल की, या लेबर हम जो है जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड या इस तरह की चीज़ें हैं हम बाहर से हायर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई डिले आ जाता है तो वो हमारा जो स्केड्यूल है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये भी देखना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर अगर हमने कोई एंगेज किया है या हमें रिक्वायर है तो वो कितना रिलायबल है। उसके बाद डू अनफोर्सीन रिसोर्सेज डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट, इज देयर अ न्यू क्रिटिकल पाथ। फिर उस पर ये देखा जाता है कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो अनफोर्सीन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की है और वो पता चले जी कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमें लेबर देनी है एक जगह पे, या जो स्पेशलिटी है वो हमारे पास नहीं है, हमने थर्ड पार्टी से वो चीज़ लेनी है और हम किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं किसी रिसोर्स के ऊपर, और वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर आ रही है, तो फिर उसको बड़ी अच्छी तरीक़ा से हैंडल करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्रिटिकल पाथ जो है वो डिले होगा तो सारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो सकता है। उसके बाद हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी डू वी हैव इन यूजिंग द रिसोर्सेज। उसके बाद रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रिटिकल पार्ट की एक्टिविटी है और एक वैसे एक्टिविटी है। अब हम उसमें देखेंगे कि रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम क्या रिसोर्सेज को क्रिटिकल एक्टिविटी है वो डिले हो रही है तो वहाँ पे आपको लेबर जो है वो चाहिए,
तो क्या आपके पास जो लेबर है वहाँ पे एक दिन ज़्यादा लग रहा है, तो क्या हमारे पास रिसोर्सेज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम वहाँ पे एक्स्ट्रा मजदूर लगा के उसको कंप्लीट कर लें? उसके बाद इज़ ओरिजिनल डेडलाइन रियलिस्टिक? फिर जो एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन है वो रियलिस्टिक है, उसमें हमारे पास कितने एक्स्ट्रा दिन जो है वो उसको हम डिले अगर होता है तो कितना हमारे पास टाइम होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस में ये बेसिकली आप फिगर देखेंगे तो इसमें समझ आ जाएगी, ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट का स्कोप बनाया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके बाद नेटवर्किंग की कि हम पढ़ चुके हैं जी। इसके बाद रिसोर्स एंड कॉस्ट कैजुअल, ये अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मास्टर प्लान बनेगा और फिर हर एक स्टेप जो इसके अंदर आ रहा है उसका रिस्क जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको मेजर करना है और उस रिस्क के लिए आपने प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपने उसके लिए एक्स्ट्रा बजट रखना है या टाइम भी एक्स्ट्रा रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह काम करती हैं। समझ आइए? ये फिगर क्लियर है आप लोगों को? आवाज आ जी रही है? सर, जी सर, समझ आ गया सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद है रिसोर्स प्रॉब्लम, रिसोर्स स्मूथिंग, और उसके बाद है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स कैजुअल। रिसोर्स अगर आपके पास जो है वो कंस्ट्रेंट है या रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, तो कैसे आपने काम करना है? इट इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग टू इवन आउट वेरिंग डिमांड्स ऑन रिसोर्सेज बाय यूजिंग स्लैक, डिलेइंग नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो आपने क्या करना है, जो स्लैक होता है आपके पास, क्या होता है स्लैक, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? स्लैक टाइम क्या होता है एक प्रोजेक्ट के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर, नेटवर्क के अंदर? किसी को भी नहीं पता? सर क्या पूछ रहे हैं? स्लैक क्या है? व्हाट इज स्लैक इन प्रोजेक्ट? स्लैक टाइम जी सर, मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस के अंदर अगर फर्ज करें कि टाइम इंक्रीज कर जाता है, जिस भी हमारा जो इंटरनल छोटे प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जिससे कोई टोटल प्रोजेक्ट के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसमें ना पैरेलल एक्टिविटीज होती हैं और पैरेलल रिसोर्सेज को देखा जाता है स्लैक में। ये बड़ा सिंपल I सा think so, sir. कंसेप्ट है कि अगर आपके पास नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जो होती है उसमें आपके पास मार्जिन है तो वो स्लैक टाइम है। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ABC एक्टिविटीज़ हैं और वो पैरेलल हैं, तो जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है वही उसका जो है वो मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकते जब तक ABC हो, ये इकट्ठी हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे नहीं जा सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल जो बी एक्टिविटी है वो 5 डेज ले रही है, सी एक्टिविटी 3 डेज ले रही है और जो एक्टिविटी डी है वो 2 डेज ले रही है। तो अब इसमें और जो बी एक्टिविटी है वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, ठीक है। और बाकी जो है बी और सी फॉर एग्जांपल जो 2 दिन ले रही है और 3 दिन ले रही है, वहाँ वो स्लैक एक्टिविटी है। वहाँ पे सर इसमें हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल पाथ होता है, यानी कि जो कम से कम मिनिमम टाइम लेता है, तो वो उसी को कह रहे हैं स्लैक। हाँ, स्लैक एक्टिविटी वो होगी जो क्रिटिकल पाथ पे नहीं होगी। क्रिटिकल पाथ तो होगा ना कि मैक्सिमम टाइम जो एक एक्टिविटी पे लगेगा वो क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। और अगर एक एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे नहीं है और वो कम टाइम ले रही है तो वहाँ से हमारे पास जो है वो बच जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्टिविटी जो क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल पाथ पे आ रही है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, वहाँ पे 3 दिन लग रहे हैं, जबकि उसके जो पैरेलल एक्टिविटी है वो 5 डेज ले रही है, तो वहाँ पे हमारे पास 2 दिन का मार्जिन बच जाएगा। हम जो 2 दिन जो बचेंगे वहाँ पे जो रिसोर्सेज हमने एलोकेट किए हुए हैं उनको हम बेहतर तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं या उनको कहीं और यूज़ करके हम जो है अगर हम मल्टी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से रिसोर्सेज को हम स्मूथ या लेवल कर सकते हैं। समझ लगी है बात की? इन केस ऑफ रिसोर्स कांस्टेंट, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं
तो उसको स्मूथ कैसे करते हैं या उसको लेवल कैसे करते हैं कि हमारे पास जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको डिले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बी, सी और डी एक्टिविटी जो पैरेलल एक्टिविटी है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती। ये ऐसे ही है कि आपने खुदाई भी करनी है, फिर उसके अंदर पाइप भी डालना है और ये काम कंप्लीट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब आप जो बी एक्टिविटी है, एक ए एक्टिविटी फॉर एग्जांपल जो है वो क्रिटिकल एक्टिविटी, उस पर 5 डेज लगेंगे। तो आप ऐसा करें जो बी एक्टिविटी है उसको फर्स्ट डे भी ना करें, सेकंड डे भी ना करें, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे पे कर लें, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो पहले 2 दिन के रिसोर्सेज थे वहाँ पे हमने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना था, जो भी रिसोर्सेज थे उनको आप कहीं और लगा सकते हैं या उनसे कहीं और काम ले सकते हैं। इस तरह से रिसोर्स जो है वो लेवल हो सकते हैं, या जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके बेहतर तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। It involves attempting to even out varying demands on resources by using slack, delaying non-critical activities to manage resource utilization when resources are adequate over the life of the project. समझ आइए? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Resource constraint schedule. अब resource constraint है आपके पास, उसकी scheduling कैसे होगी? The duration of a project may be increased by delaying the late start of some of its activities if resources are not adequate to meet the peak demands. ठीक है, अगर आपके पास रिसोर्स जो है वो कॉन्स्ट्रेंट है तो आप जो लेट स्टार्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, और आपके पास जो पीक डिमांड भी नहीं है रिसोर्सेज की कि कोई मल्टी प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे या प्रोजेक्ट्स और किसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए नहीं चाहिए, तो आप लेट स्टार्ट को थोड़ा सा डिले कर, इससे प्रोजेक्ट हो सकता है डिले। फॉर एग्जांपल अगर वो क्रिटिकल एक्टिविटी है और उसको आप लेट स्टार्ट को थोड़ा सा डिले करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हो जाएगा, डिले हो सकता है। बट ये है कि आप पीक डिमांड्स के अंदर इस तरह से रिसोर्सेज को स्केड्यूल करके अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है सर? नहीं सर, नहीं, इसमें समझ नहीं आई सर, किस तरह डिले कर सकते हैं हम अपने लेट स्टार्ट को? तो वो तो ऑलरेडी लेट है। लेट का मतलब, लेट स्टार्ट का मतलब लेट नहीं है, ये लास्ट सर टाइम इसमें हमने ये है डिस्कस ना किया कि था। आप ये देखते हैं, जैसे कि लेटेस्ट है, इसमें आप ये देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो है कितना लेट स्टार्ट हो सकता है, यानी कि डिले उसमें कितना आ सकता है स्टार्ट होने में। नहीं, डिले नहीं आ सकता, लेट स्टार्ट है कि हम कितना मैक्सिमम उसको लेट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको ऑन टाइम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। बट अगर आपके पास रिसोर्स जो है वो कॉन्स्ट्रेंट है, लिमिटेड है, तो आप और आपके पास रिसोर्सेज की पीक डिमांड्स भी नहीं है, ठीक है, तो आप लेट स्टार्ट को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। अगर तो वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है फिर तो चल जाएगा, और अगर वो क्रिटिकल एक्टिविटी है तो फिर आपका प्रोजेक्ट उससे डिले हो सकता है। लेकिन ये देखें, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या तो वो टाइम कॉन्स्टेंट हो सकते हैं या रिसोर्स कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। आमतौर पे जो प्रोजेक्ट टाइम कॉन्स्टेंट्स होते हैं वहाँ पे रिसोर्स कॉन्स्टेंट इतने ज़्यादा नहीं होते। ये ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप एग्जांपल लें, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस कर दिया है कि हम फला डेट को प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे या लॉन्च करेंगे, तो फिर रिसोर्सेज जो है या कॉस्ट उसकी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, या एक रिसोर्स कहीं पे कॉन्स्ट्रेंट है या लिमिटेड है तो वहाँ पे वो टाइम के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं ताकि जो टाइम है उसको एडजस्ट किया जा सके। ये आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई है? यस सर, हो। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स। प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स की टाइप्स क्या हो सकती हैं? टेक्निकल और लॉजिक कॉन्स्ट्रेंट्स। एक तो टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स रिलेटेड टू द नेटवर्क सीक्वेंस इन विच प्रोजेक्ट एक्टिविटीज मस्ट अकर, ठीक है। तो उसके अंदर टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए। फॉर एग्जांपल आपने एक्टिविटी के अंदर टेक्निकलिटीज जो है उसमें कोई इशू आ गया या उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज हैं वो समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे जो है वो टेक्निकली कॉन्स्ट्रेंट होने की वजह से, या आपके पास टेक्निकल जो स्टाफ है वो उस तरह का नहीं है, टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। सर फिजिकल इसमें जो है हम टाइम को ले सकते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट को, कि हमने उस टाइम के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। टाइम कंस्ट्रेंट एक अलग चीज़ है,
कॉन्स्ट्रेंट्स की टाइप्स बेसिकली हम देख रहे हैं। टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इस तरह फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट हैं, रिसोर्स हैं और टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। उसके बाद फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं एक्टिविटीज दैट कैन नॉट अकर इन पैरेलल और आर इफेक्टेड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल और एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो वो पैरेलल एक्टिविटीज नहीं है बट वो लेट हो रही हैं। आपने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए लोगों से या जिन्होंने आपको सप्लाई देनी है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, पॉलिटिकल इसमें कंडीशन आ सकती हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, या कोई बहुत ज़्यादा एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पे लोग जो लेबर है या स्टाफ है वो टाइम पे नहीं आ रहा। तो ऐसे फिजिकल कंस्ट्रेंट्स भी आपके प्रोजेक्ट की जो है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं द absence, shortage or unique interrelationship and interaction characteristics of resources that acquire a particular sequencing of project objectivities. रिसोर्स में फिजिकल जो आपकी लेबर है उसकी एब्सेंस हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है मटेरियल की, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट में आ जाती हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की टाइप्स हैं जिसमें लोग हैं, आपका जो टेक्निकल स्टाफ है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है, उसके बाद मटेरियल है, इक्विपमेंट है, तो ये सारे आपके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अगर इनमें डिले आता है या ये अवेलेबल नहीं है या इसको सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो ये भी आपके प्रोजेक्ट की जो है ड्यूरेशन वगैरह या कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल क्या है कंस्ट्रेंट्स की? अगर हम टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स की बात करें, अगर देखें डिफरेंट इसमें अगर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें डिफरेंट जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें स्टार्ट है, कोर है, फ्रेम है, रूफ है, एंड है। तो अगर आपने एक जिस तरह स्टार्ट है, एक चीज़ का फ्रेम आपने बनाया, उसमें कोई टेक्निकलिटीज़ आ गई है, उसमें कोई आपने चीज़ें फिक्स करनी है, उस तरह से फिक्स नहीं हो रही, तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ आ गई तो ये टेक्निकल कंस्ट्रेंट हो सकता है और आपको रेलेवेंट बंदा अवेलेबल नहीं है जो चीज़ उसको फिक्स कर सके। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स भी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी तरह से रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, देखिए परचेज रिफ्रेशमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप एक मैरिज को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो इसमें टोटल 3 जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें एक जगह पे पैरेलल हैं और बाकी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जिस तरह प्लान है, प्लानिंग तो आपने करनी है। उसके बाद ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें परचेज रिफ्रेशमेंट्स है, डेकोरेट हॉल है, हायर बैंड, ये चीज़ें जो हैं ये पैरेलल हो सकती हैं। इस तरह आगे रिसेप्शन है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर आप देखेंगे कि इनको कौन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर तो एक ही बंदा ये तीनों चीज़ें करेगा तो वो इनको पैरेलल नहीं कर सकता, या तो वो परचेज रिफ्रेशमेंट करने उस पर काम करेगा, या डेकोरेट हॉल उस पर काम करेगा, या बैंड हायर करने पे काम करेगा। और अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, कंस्ट्रेंट नहीं है, तो फिर ये सारी पैरेलल हो सकती हैं। तो टाइम अगर आप देखें एक दिन में वो प्लानिंग करता है, दूसरे दिन में अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पीपल ज़्यादा हैं, तो एक बंदा परचेज रिफ्रेशमेंट कर लेगा, दूसरा डेकोरेट हॉल, तीसरा हायर बैंड ये कर लेगा, और ये 3 दिन में एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं तो फिर यही चीज़ें जो हैं ये 5 दिन पे जा सकती हैं। ठीक है, अब देखें सी केस जो है उसके अंदर आपके पास जो एम्प्लॉय है या जो इंडिविजुअल है जिसने ये मैनेज करना है वो एक ही बंदा है। तो वो देखें इस सीक्वेंस से करेगा, प्लान करेगा, बैंड को हायर करेगा, फिर हॉल को डेकोरेट करेगा, रिफ्रेशमेंट को करेगा और उसके बाद रिसेप्शन पे काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आवाज नहीं है किसी की। जी सर, ये जो सी है सर ये मतलब डायरेक्ट ही होगा, मतलब एक ही बंदा ये करेगा। एक एग्जांपल है, ये सी केस जो है है ना। प्लान अगर आपके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट है जी सर। तो फिर टाइम इस पे ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं है तो वही जो पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही टाइम पे हो सकती हैं। अगर आपके पास बंदा ही एक है काम करने के लिए तो फिर वो एक टाइम पे कैसे हो सकती है? आगे चले। यानी कि सर ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। हाँ, ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट है तो बी की एग्जांपल इसमें ठीक रहेगी कि आप वही काम 3 दिन में, फॉर एग्जांपल या 3 घंटे में, जितना भी आपका टाइम यूनिट जो आप यूज कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं। और अगर आपके पास रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट है
तो यही काम जो है ये जो है वो 5 दिन में या 5 घंटे में होगा। क्लियर है? यस सर। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन ऑफ स्केजुलिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स की क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है? यूजिंग अ प्रायोरिटी मैट्रिक्स विल हेल्प डिटरमिन इफ द प्रोजेक्ट इज सेम इज टाइम और रिसोर्स कॉन्स्टेंट। तो प्रायोरिटी मैट्रिक्स में अगर आपके पास प्रोजेक्ट टाइम कॉन्स्टेंट है या रिसोर्स कॉन्स्टेंट है, तो फिर आप प्रायोरिटी मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपने टाइम, आपका प्रोजेक्ट टाइम फेस टाइम कॉन्स्टेंट है या रिसोर्स कॉन्स्टेंट है। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से अनाउंस कर दिया है कि हम फलां डेट पर प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं या रिसोर्सेज कम हैं तो ये रिसोर्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर हम प्रायोरिटी मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर वो टाइम कॉन्स्टेंट है या रिसोर्स कॉन्स्टेंट है। टाइम कॉन्स्टेंट प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है? मस्ट बी कम्प्लीटेड बाई इम्पोज डेट। डेट पहले से इम्पोज कर दी गई है या अनाउंस कर दी गई है, हमने उस डेट को करना ही करना है, तो दैट विल बी टाइम कॉन्स्टेंट प्रोजेक्ट। इसमें टाइम फिक्स होगा, रिसोर्सेज फ्लेक्सिबल होंगे, एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर किए जा सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट के जो स्केड्यूल है उसको कंप्लीट किया जा सके या मीट किया जा सके। रिसोर्स कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट क्या होगा? टू डील रिसोर्स कंस्ट्रेंट द trick is to prioritize and allocate resources to minimize project delay without exceeding the resource limit or altering the technical network। आपके पास फॉर एग्जांपल बजट ही फिक्स कर दिया है कि हमने 2 मिलियन के अंदर एक प्रोजेक्ट करना ही करना है, तो उसमें फिर आपके पास रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि उसके लिए कॉस्ट रिक्वायर है, आपने लेबर हायर करनी है, आपने मटेरियल फॉर एग्जांपल अगर टाइमली परचेज करना है तो उसके लिए आपको टाइमली पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, या हो सकता है ज़्यादा पेमेंट्स एडवांस में पेमेंट्स करनी पड़े या ज़्यादा रेट पे करना पड़े। तो आपके पास जो है वो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हो जाते हैं तो क्या करेंगे? इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, टाइम फ्लेक्सिबल होता है। तो ये हो सकता है कि आपके पास 10 लेबर मजदूर हैं, तो आप एक काम जो है अगर वो एक दिन में करना है तो आप उसको 2 दिन में कर लेंगे, टाइम फ्लेक्सिबल है। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज विल डिले द प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबल है, तो जो डिले जो है अगर होता भी है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। क्लियर है? जी सर। उसके बाद है जी रिसोर्स एलोकेशन मेथड्स। अब आपने रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है? फॉर एग्जांपल लिमिटिंग assumptions, splitting activities is not allowed once an activity is start, it is carried to completion। तो अगर आप स्प्लिट नहीं कर सकते एक्टिविटीज को, एक्टिविटी स्प्लिट करना ये कि ये एक्टिविटी के ऊपर आपने लेबर रिसोर्सेज लगवाए हैं और आपको वही रिसोर्सेज कहीं और चाहिए, तो स्प्लिट इस तरह से कर सकते हैं कि हम कहें जी आप एक्टिविटी ए में हमने एक वॉल बनानी है, उसको पेंट करना है और फाइनल करना है, लेकिन हम कहें जी आप जस्ट वॉल को ईंटें लगा के छोड़ दें और उसके बाद रिसोर्सेज को कहीं और मूव कर दें। उसके बाद जब वहाँ से रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे तो हम वापस इस पे ले आएंगे, जो कि इस पर सीमेंट वगैरह करेंगे और उसको पेंट करेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो हम लेवल ऑफ रिसोर्सेज भी चेंज नहीं कर सकते। These limiting assumptions do not exist. It is easy for new project managers to deal with the reality of splitting activities and changing the level of resources when they need them on the job। उसके बाद risk assumptions हैं, activities with the most slack pose the least risk। अब एक्टिविटी के अंदर स्लैक तो है, लेकिन उसका रिस्क कितना है, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, तो ये देखना ज़रूरी है कि उसमें रिस्क कितना है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है तो रिसोर्सेज को आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि स्लैक एक्टिविटी है, आपने लेट शुरू की है, लेकिन वहाँ पे वो एक्टिविटी या वहाँ पे जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, या अगर हम वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहे हैं और आप स्लैक एक्टिविटीज़ को आप फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि 5 दिन जो एक क्रिटिकल एक्टिविटी है वो 5 दिन ले रही है और जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें 2 दिन का स्लैक है,
और आप क्या करते हैं, पहले 2 दिन वहाँ पे रिसोर्सेज को नहीं लेके आते या उसको स्टार्ट ही नहीं करते, लेट स्टार्ट करके 3rd, 4th और 5th डे पे करते हैं। लेकिन वहाँ पे जिन लोगों पे हम डिपेंड कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है, तो अगर वो एक्टिविटी डिले हो गई तो हमारा जो क्रिटिकल बात है वो चेंज हो जाएगा और हमारा जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। द नेचर ऑफ एन एक्टिविटी ईजी है या कम्प्लेक्स है डजंट इंक्रीज रिस्क। ठीक है, तो आपने Yes, रिस्क sir, समझ आ गई। रिस्क की एजम्पशंस को भी देखना है। उसके बाद है टाइम कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट्स। अब टाइम कंस्ट्रेंट्स के अंदर कौन सी चीजें हो सकती हैं? मस्ट बी कंप्लीटेड बाय पोस्ट डेट, रिक्वायर यूज ऑफ लेवलिंग टेक्निक्स। सर हाँ सर आप रिसोर्स की बात करें तो हमारा टाइम भी तो हमारा रिसोर्स है ना। नहीं, किस तरह से रिसोर्स है? सर देखिए टाइम जो है हमारा रिसोर्स है। अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कोई जो है वो रॉ मटेरियल परचेज नहीं करते हैं, जो भी चीज़ है, तो वो टाइम को वैसे रिसोर्स ही कहा जाता है। और टाइम जो है वो जो है मिडिल रोल जो है वो प्ले कर रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीशन में। टाइम रिसोर्स नहीं है बेसिकली। किसी भी प्रोजेक्ट को जब उसमें देखा जाता है तो 2 चीज़ें हैं, या तो वो जिस तरह हमने बात की है प्रोजेक्ट जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है या रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो सकता है। तो टाइम को हम रिसोर्स नहीं कह सकते। मैं ये हमारा सेशन खत्म हो रहा है, दोबारा ज्वाइन करें फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके सर।